हेलो 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 डियर, जय हिंद। तैयार हो जाइए एससीएमटीएस में आने वाले प्रश्नों को करने के लिए। आज की इस वीडियो में टॉप 100 ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में स्टार्ट होंगे। अभी तक आपने एमटीएस का कुछ नहीं पढ़ाई किया है और लास्ट तक यह वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको लगने लगेगा कि हाँ, हम एग्जाम पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको देने वाले हैं जो कि सीधे एग्जाम में आएंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। मतलब सीधा आपसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भारत में समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। भारत में समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर भारत में टोटली समुद्र तट की लंबाई है। ठीक है, इसका हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, भारत के कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मतलब भारत में जो जमीन है, जो जगह है, वह 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना, 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्र तट की रेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है, जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है ना, मतलब आपको ऐसा ऐसा प्रश्न बता देंगे इस वीडियो में जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह चैनल आपका साथी बनने वाला है। ठीक है ना, बांग्लादेश का टोटली क्षेत्रफल यहाँ पर बताया गया है। जैसे आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ रहे कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना है तो 4,96.7 किलोमीटर है। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न को कोई अप्पा थप्पा नहीं, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना, चीन का पर भी यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, पाकिस्तान का भी हम लोग कुत्ता जैसे वाला को भी यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है ना, बाकी आप लोग यहाँ से देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, बाकी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर नेपाल का भी हम लोग ले लिए हैं। ठीक है ना, नेपाल का भी क्षेत्रफल ले लिए हैं क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। ठीक है, म्यांमार का भी क्षेत्रफल ले लिए, भूटान का याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो पहला प्रश्न आपको बताए हैं यह एमटीएस में आने का संभावना है क्योंकि 2023 ईस्वी में पूछा गया था। ठीक है ना, अफगानिस्तान का भी यहाँ पर क्षेत्रफल ले लिए हैं 106 किलोमीटर। ठीक है ना, चलिए इसमें आपको टॉप लेवल का 100 प्रश्न बताएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा इसमें कितना आपको प्रश्न बताएंगे, टॉप 100 प्रश्न बताएंगे। ठीक है, आप इसमें से 33 क्वेश्चनों को सही करने का प्रयास कीजिए, देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। लास्ट में हम आपसे अपना स्कोर पूछेंगे। ठीक है, आपका स्कोर पूछेंगे। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, जानते हैं तो कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है ना, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, बिहार का सबसे पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा थे। ठीक है ना, और इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए की पॉइंट आपको दिया गया है, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पूछ सकता है कि श्री बाबू के नाम से किन्हें जानते हैं तो श्री कृष्ण सिन्हा को जानते हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर और कह रहा है कि श्री कृष्ण सिन्हा ने 1946 से 1961 ईस्वी तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में रहे। मतलब ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कब बने थे तो 1946 ईस्वी। कब तक वो रहे थे, 1961 ईस्वी तक रहे थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा हो गया है कि यहाँ पर छोटा करना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध है जो कनाडा के संबंध से लिया गया है। ठीक है ना, तो ये जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है, ये जो बड़ा वाला ऑप्शन आप लोग सी देख रहे हैं, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, एमटीएस खुद कहता है कि हम संविधान से एक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो आपको एमटीएस से एक प्रश्न याद करके जाना है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, जैसे में आप लोग बताइएगा यहाँ पर कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। ठीक है ना, संविधान बनाने में कितना समय लगा था, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है ना, चलिए और इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हम आपको आइडिया बताते हैं आप इसका फ्री पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। ठीक है ना, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गाँव मेढोरा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है कि 24x7 मतलब समझ रहे हैं, मैंने सातों सप्ताह में 24 घंटा उपलब्ध सौर ऊर्जा
से संचालित गांव मेढोरा, वहाँ पर मतलब बिजली नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर सौर ऊर्जा से ही मतलब बिजली उत्पन्न किया जाता है, और भी 24 मतलब एक सप्ताह मतलब 24 घंटा वहाँ पर, इतना समझिए, ठीक है ना। और जो गांव मेढोरा है वह किस राज्य में है, यह पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा नोट करके भी दिया है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि मेढोरा गांव चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना, सूर्य मंदिर के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ में है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है ना, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। हाँ, 5 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर 5 6 दोनों ले लेते हैं, ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। और नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो पर 500 से ज़्यादा लाइक करवा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, अगर आप इस वीडियो पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते हैं, ठीक है, 500 लाइक पहुंचा देते हैं, तो यकीन मानिए अगला वीडियो ऐसा टांडो वाला आएगा कि जो कि सीधे में हम प्रश्न लड़वा देंगे, सीधे एग्जाम में प्रश्न लड़वा देंगे, ठीक है ना। इतना मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाइए, 500 लाइक पहुंचाइए, ठीक है ना। कर्क रेखा 23.5 डिग्री न्यूटन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए, सबसे पहले कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर 8 राज्यों का नाम आपका दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। गुजरात दिया है, गुजरात में जन सदन से गुजरता है। राजस्थान से दिया गया है, मध्य प्रदेश से दिया गया है, छत्तीसगढ़ से दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा 8 का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तो देखिए एक छत्तीसगढ़ ऑप्शन है, वहीं सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पंजाब, महाराष्ट्र, केरल से नहीं बहता है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, 6 7 दोनों देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, बर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य का लोक चित्रकला है। बर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य का लोक चित्रकला है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या होगा, ठीक है ना। तो कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा, कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जो पता है आपको कमेंट में जवाब देते जाइएगा, ठीक है ना। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्था शेयर बाजार में निवेशकों का सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा आपका है भारतीय का वित्तीय संस्था है जो शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता था। जो यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, वह जो शेयर बाजार रहता है उसमें निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, 8 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 ईस्वी में लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। तो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा इंदौर, ठीक है ना। इंदौर एक ऐसा शहर है जो स्वच्छता के मामले में आगे, मतलब स्वच्छ यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। चलिए, और इसका फ्री पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो चलिए वो भी आपको लोगों को बता ही देते हैं। फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334, इसको अभी आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है 517119, ठीक है। इसको आप लोग को इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना है, ठीक है ना। तो इधर से एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ठीक है ना। तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं जब क्लास समाप्त हो जाए, ठीक है। इसका फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 8 नंबर आपका प्रश्न आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंदौर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल को संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए, मतलब फुटबॉल को है कि मतलब सभी को सिखाने के लिए वहां पर फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो यह ओडिशा के सरकार ने, ठीक है ना, ओडिशा के सरकार ने वहां पर फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च कर दिया, ओडिशा के सरकार ने। यहाँ पर कुछ की पॉइंट को दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा से देख लेते हैं क्योंकि की पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़िएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम फीफा द्वारा आयोजित ओडिशा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर टेक्नोलॉजी कलिंग से साझेदारी से शुरू किया गया था, ठीक है ना। और करीब 2000 स्कूलों में 43,000 बच्चों से ज़्यादा फुटबॉल को बांटा गया, मतलब 2000 स्कूल में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बांटा गया है, ठीक है ना। और यह ओडिशा में शुरू किया गया है, ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है कि सभी कोई फुटबॉल खेलो, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर 9 नंबर आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 10 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2022 के
पुरुष एकल का खिताब जीता है तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। डी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, ठीक है ना। यहाँ पर यह क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिला में एक सत्याग्रह का आंदोलन किया था, ठीक है। इसके बारे में अगर जानते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 1918 ईस्वी में गुजरात में खेड़े जिला में एक सत्याग्रह का आयोजन कब किया गया था, 1918 ईस्वी में। एक क्वेश्चन सीधा पूछेगा खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन का खोज किया था, यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में किसने न्यूट्रॉन का खोज किया था, आपको पता है, कमेंट में जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किया था। यहाँ पर की पॉइंट को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को 1935 ईस्वी में भौतिक नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इसलिए ये सब स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा। आप चलिए, धिनोधर पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। धिनोधर पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। जैसे सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर गुजरात में स्थित है तो यहाँ पर गुजरात के कुछ पहाड़ी का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर गुजरात के कुछ पहाड़ी का नाम भी दिया गया है, चोटीला दिया गया है, पावागढ़ दिया गया है, पालिताना दिया गया है, सापुतारा दिया गया है, गिरनार, बारदोद, गबर। बारदोद आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आप लोग चाहते हैं कि मतलब हम और क्या सुधार कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी कैसा है आप लोग का, आवाज की क्वालिटी कैसा है, पीडीएफ कैसा है आप लोग का, ये सब बता सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो थोड़ा सुधार किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो थैलोफाइटा को शैवाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ 15 नंबर हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, तो शेरशाह एक फिल्म था, ठीक है ना, शेरशाह फिल्म को यह मिला था, ठीक है ना। चलिए ये ऐसा प्रश्न आ गया। चलिए एक एक करके थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, ठीक है ना। पाल वंश का स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने किया था, ठीक है ना। पाल वंश का स्थापना किसने किया था, पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया था। पाल तो लास्ट में पाल, ठीक है, गोपाल याद रखिएगा। नहीं कहता है इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे में कहेगा पाल तो क्या पाल, कुछ पाल ले तो गौ पाल ले, ठीक है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन, यहाँ से हम लोग इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन, एक मिनट, इसे चलिए यहाँ पर नहीं होगा, ये दोनों प्रश्न को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ था, बिल्कुल काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था, सभी को पता है। ये जो बी वाला ऑप्शन है वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। तो यह हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 ईस्वी में संविधान सभा का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। ये वाला ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सुल्तान ए आजम की उपाधि किससे दी जाती है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे दिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार किस एक मिनट,
मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1950 ईस्वी में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता की समिति पर यह किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है ना, चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। 11 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था? ठीक है, दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने किया था? अकबर ने किया था। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है ना, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? तो धारा 370 जो है वह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 370 ए हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है, बताना है, कमेंट में आप लोग जवाब दे सकते हैं कौन थे। ठीक है ना, हाँ, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसी के साथ हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि आईने अकबरी किसने लिखा था? यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अब्दुल फजल ने लिखा था। ए वाला ऑप्शन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है ना, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? ठीक है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसको किस वर्ष संशोधित किया गया था? मतलब उसमें कुछ बदलाव किया गया था। तो 1976 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1976 ईस्वी में। यह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इलाहाबाद का संधि कब हुआ? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि हुआ। ठीक है ना, इलाहाबाद का संधि कब हुआ? 1765 ईस्वी में। यह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। ठीक है ना, चलिए 17 नंबर आपका प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। याद रखिएगा, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर आपका प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट
ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अनुच्छेद में है। ठीक है, मतलब न्यायपालिका का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मॉन्टफोर्ट सुधार कब हुआ था? एक मिनट, मॉन्टफोर्ट सुधार कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, मॉन्टफोर्ट सुधार कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लोकसभा के लिए न्यूनतम कितना आयु होना चाहिए? अगर लोकसभा में आप जाना चाहते हैं तो आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष ओल्ड होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, यहाँ से और प्रश्न आ रहा है। 23 नंबर आपका है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? ठीक है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन हो सकता है आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछ दे, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। ठीक है ना। 24 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप लोग को जवाब इसको कमेंट में देना है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ठीक है, आप लोग भी दे दीजिए। चलिए, अब यहाँ से जियोग्राफी आपका स्टार्ट होगा। ठीक है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 जो ए वाला ऑप्शन देख रहे हैं यह सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है ना। जियोग्राफी का आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। सतलुज नदी किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, यह आपका तिब्बत में है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऐसे तो आप लोग का छोटा नागपुर का, लेकिन छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 30 नंबर आप लोग प्रश्न देख लीजिए जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर में है। ठीक है ना, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ में है? महाबलेश्वर में है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ में है? महाबलेश्वर में है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? ठीक है ना, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो मतलब काला मिट्टी, ब्लैक सॉइल कह रहा है मतलब काला मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए 32 प्रश्न देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के यहाँ पर तो बड़ा छोटा दोनों यहाँ पर हो गया है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछता तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए, भारत का दुग्ध राज किसे कहा जाता है? ठीक है ना, भारत का दुग्ध राज किसे कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 36 नंबर प्रश्न कि भारत में हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक में स्थित है। ठीक है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, चलिए 38 नंबर आपका प्रश्न है कि कावेरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। ठीक है, कि आपने कितना सही किया। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा कहाँ में है? सिक्किम में है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर और भी आपसे पूछेगा, जैसे में नंदा देवी पर्वत कहाँ में है? तो उत्तराखंड में बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 42 नंबर आपका प्रश्न कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। ठीक है, चलिए
43 नंबर आपका प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है, ठीक है, तो रिफ्ट घाटी नदी है, ठीक है, रिफ्ट घाटी नदी है, ठीक है ना। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। और राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। चले 45 नंबर आपका प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर और प्रश्न देख लीजिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबाल्मिन होता है, साइनो क्या हो जाता है, कोबाल्मिन हो जाता है, ठीक है। 47 नंबर आपका प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपस है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन या आर्गन भरा होता है, जिसका संकेत होता है एन, या आर्गन का संकेत होता है AR, ठीक है। इसी के साथ 49 प्रश्न को देखिएगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ में होता है, अग्नाशय में होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर आपका प्रश्न है कि DNA का खोज किसने किया था, DNA का खोज किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक ने किया था, जो कि ये ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं वही यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। DNA का खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था, ठीक है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, मनुष्य का रक्त का 1 मिनट, मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है, तो 80 बाई, देखिए मनुष्य का समान रक्तचाप पूछ रहा है, तो 80/120 mmHg होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 54 नंबर आपका प्रश्न कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसका संकेत क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जैसे में लोहा का संकेत Fe होता है, तांबा का संकेत Cu होता है, सोना का संकेत क्या Au, हाँ Au शायद होता है, ठीक है ना। आप लोग एल्युमिनियम का संकेत बताइएगा, ठीक है ना। चलिए 55 नंबर आपका प्रश्न कि न्यूटन का प्रथम नियम का किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन के प्रथम नियम को किसने प्रतिपादन किया था, न्यूटन के प्रथम नियम को किसने प्रतिपादन नहीं किया था, और उसको क्या कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर आपका प्रश्न कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, जो कि बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं वह ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न कि दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा है, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, ठीक है, तो केसिन है, ठीक है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है, तो N2O को हम लोग लॉफिंग गैस कहते हैं, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग हंसने वाला गैस बोलते हैं, ठीक है। किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। चलिए हाँ यहाँ पर हो गया था। चलिए 60 नंबर प्रश्न कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब यकृत या लीवर होगा, बताइए। बिल्कुल यकृत लीवर दोनों एक ही है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ठीक है, बताइएगा। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है ना। तो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में और ही तहलके के साथ आएंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।